बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपका रमज़ान बहुत अच्छा चल रहा है। आप अपनी दुआओं के अंदर, अपनी इबादत के अंदर उन लोगों को भी याद रख रहे हैं जो अब तक कुर्बान हो चुकी हैं, जिनकी शहादत हो चुकी है। स्पेशली अगर हम ईरान इसराइल तनाज़े की बात करें जिसमें अमेरिका भी एक फ़रीक है। इत्तलात ये हैं कि आज 5वां दिन है और 5वें दिन के बाद 1000 से ज़्यादा शहादतें अभी तक ईरान में हो चुकी है, जिसके अंदर बच्चे भी शामिल हैं। एक स्कूल के ऊपर आपको याद होगा अटैक किया गया था जिसमें 170 से ज़ायद बच्चियां जो हैं उनकी भी जानें जा चुकी है। लेकिन ईरान की तरफ से रिटेलिएट किया जा रहा है। ईरान इसराइल पर भी अटैक कर रहा है। इसके साथ साथ जो खित्ते में मौजूद अमेरिका की बेसिस हैं उनको भी निशाना बना रहा है, जिसके अंदर सऊदी अरब भी शामिल है, कुवैत भी शामिल है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड देन आई गिव यू द माइक मुजम्मिल, वो ये कि इसराइल जो है उसने लेबनान के ऊपर भी अटैक्स करने शुरू कर दिए हैं, ये कहकर कि वहाँ पर हिजबुल्लाह मौजूद है और हिजबुल्लाह की तरफ से भी अटैक किए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि इसराइल सिर्फ ईरान को टारगेट नहीं कर रहा है, पूरे खित्ते के जितने भी ममालिक हैं उनको भी इंगेज करना चाह रहा है इस वॉर के अंदर। टकर कार्लसन एक जर्नलिस्ट हैं और टकर कार्लसन जो कि हैं उनकी मिलियंस में फॉलोइंग है और करोड़ों बंदे हैं जो टकर कार्लसन को सुनते हैं। अब ये कोई आपका मिडल ईस्ट से या आपका साउथ एशिया से जर्नलिस्ट नहीं है। टकर कार्लसन एक वेस्टर्न जर्नलिस्ट है एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बाय टकर कार्लसन मोसाद एजेंट्स बॉम्ब्स प्लांट करते हुए पकड़े गए हैं मुख्तलिफ इस तरह की जगहों पे कि जहाँ पे ईरान पे बाद में इल्ज़ाम लगना था कि इन्होंने मिसाइल उस जगह मारा है जहाँ मिसाइल नहीं मारना था। तो ये इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनती जा रही है कि इस जंग की जो हालत है और इस जंग की जो इंटेंसिटी है वो उस लेवल पे पहुंच गई है कि जहाँ पे वेस्टर्न लीडर्स इंस्टिगेट करने से पहले भी नहीं सोच पा रहे थे। अब अमेरिका और इसराइल जो है उन्होंने ईरान पे हमले अपने जारी रखे हैं। अभी तक की जो अपडेट है ईरान की जानिब से भी हमले वापस जा रहे हैं। जारी बात है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन और रेडेस्ट ऑफ द रेड लाइंस क्रॉस हो चुकी हुई हैं। अब फौजी अड्डे हैं जो प्राइमरली ईरान का निशाना बने हुए हैं और इनमें से कई ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट सोशल मीडिया पे है कि अब खाली भी हो रहे हैं। और दूसरा कि मुख्तलिफ ऐसी जगहें कि जहाँ पे इनके फ़ौजी हुआ करते थे और जहाँ पे इन्होंने हॉस्टल्स बनाए हुए थे अपने, उन जगहों को कम्प्लीटली ईरान कह रहा है कि तबाह कर दिया है, व्हेयरएज़ वेस्टर्न पावर्स आर डिसएग्रीइंग एंड सेइंग कि वो सिर्फ प्रोपेगेंडा है। अच्छा, हमलों में 160 अमरीकी फ़ौजी ईरान के मुताबिक अभी तक जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, जबकि अमरीका ने ईरान के अब 70 बहरी जहाज़ कह तो रहे हैं लेकिन उनका अमेरिका की तरफ से भी प्रोपेगेंडा कम तो नहीं किया जाता ना। हमारे पास जो है वो प्रोपेगेंडा इस तरह से हो के आता है अमेरिका की तरफ से कि शोर शॉट कहा जाता है जी रजीम चेंज हो जाएगा, फिर ये फिर वो, और मुड़ जुड़ के निकलता कुछ भी नहीं है। अभी तक जो स्टांसेस आ रहे हैं ना, इजराइल की तरफ से कुछ और कहा जा रहा है, अमेरिका की तरफ से कुछ और कहा जा रहा है। कांग्रेशनल जो मीटिंग हुई है उसके अंदर जो बात हुई है उसमें जो जितने भी कांग्रेसमैन थे उन्होंने भी तंबीह की है कि भाई आपने अभी तक हमें जो भी जवाब बताए हैं वो तो एक दूसरे से मिलते ही नहीं है। कभी आप कहते हैं रजीम चेंज, कभी आप कहते हैं कि इजराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना था, कभी आप कोई और बात कर रहे होते हैं। तो आप सबसे पहले कांग्रेशनल अप्रूवल लीजिए अगर आपको इस जंग को कंटिन्यू करना है तो। अच्छा, इसके अंदर 2-4 जो नई अपडेट्स आई हैं मैं चाहूंगी वो जरा मैं लाजमी शेयर कर दूं। मैं CNN देख रही थी, वॉशिंगटन के अंदर जो इस वक्त बात हो रही है वो ये कि शायद अमेरिका और इजराइल मिलकर इसे ग्राउंड ऑपरेशन की तरफ भी ले जाएं। वहां पर बूट्स ऑन ग्राउंड भी हो सकते हैं और वो किसके थ्रू होंगे? कुर्दिश फोर्सेस के थ्रू, ईरानी कुर्दिश फोर्सेस और इराकी कुर्दिश फोर्सेस के थ्रू हो सकते हैं। और इस सिलसिले में ट्रंप की तरफ से टेलीफोन भी किया गया है इराकी कुर्दिश लीडर्स के साथ। अब वहां पर मसला ये है कि जो कुर्दिश फोर्सेस हैं या कुर्दिश लीडर्स हैं वो हमेशा ये बात करते हैं, ये माजी में भी हो चुका है, तारीख गवाह है कि जब भी हमने अमेरिका का साथ दिया, अमेरिका हमें बीच में छोड़कर अपने मफादात को रीप करके वहां से चला गया था। हमारे जो सऊदी अरब के अंदर जर्नलिस्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि वी हैव बीन लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ ईरानियन ड्रोन्स एंड मिसाइल्स। इसके साथ एक छोटी सी एडिशन में और करना चाहूँगा इनटू व्हाट आयशा हैज़ ब्रॉट टू द टेबल एंड दैट इज़ कि आपके पास जो स्ट्रैटेजी होती है वॉर लड़ने की, अभी फ़िलहाल की घड़ी जो ईरान की तरफ से स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जा रही है वो ये है कि अब एक डिसेंट्रलाइज्ड तौर तरीके से इन हमलों को कंटिन्यू किया जाएगा कि अगर तेहरान कॉम्प्रोमाइज़ हो भी जाता है तो बाकी जो स्टेट्स हैं वो मिल के प्रोविंसेस अपने हिसाब से जो कि हैं वो उन अटैक्स को जारी रखेंगे और ईरान का डिफेंस इस तरह से चलता रहेगा। अगर पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव की बात करें, वी रियली वांट टू नो कि पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड करता है। हमें पता है कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही एहतियात के साथ, बहुत ही मोहतात अंदाज के अंदर ऑफिशियल स्टेटमेंट्स दी
जा रही हैं और आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हुई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, वहाँ पर भी डिस्कस किया गया कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए खित्ते की सूरत हाल को देखते हुए। ये सारी बातें और बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो हम करना चाहते हैं अपने गेस्ट के साथ, और उन्होंने हमें ज्वाइन भी कर लिया। मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, हमारे साथ इस वक्त गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। रमज़ान आपका ठीक जा रहा है? अल्लाह का फजल है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कुंडी साहब, मैं आगाज़ ईरान और ये जो इस वक्त तनाज़ा चल रहा है खित्ते का, उसी से करना चाहूँगी। सबसे पहले तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आपने एक्सपेक्ट किया था पीपल्स पार्टी का स्टांस तो हमने देख लिया कि उन्होंने कंडेम किया आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत को, बिलावल भुट्टो की तरफ से भी स्टेटमेंट आया था। सबसे पहले योर थॉट्स ऑन द सिचुएशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, चीज़ें जो ईरान के हवाले से हुई वो इतनी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं थी, क्योंकि उनके मुज़ाकरात चल रहे थे और मुज़ाकरात भी जो है वो कोई इतने ऐसे नहीं थे कि उसके आप कहें कि नेगेटिवली चल रहे थे, पॉजिटिवली चल रहे थे, और उसमें पेशरफ भी थी और चीज़ें भी थी। और उसमें भी आपने कल भी सुना होगा कि जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी कि उन्होंने 2-3 जगह बताई जहाँ पर वो मुज़ाकरात करना चाहते थे, और कुछ बैठे भी सी, बातचीत भी हुई। तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इतनी जल्दी उसमें जो है वो अटैक करेंगे, और फिर उन्होंने अटैक किया। और अभी आप देखें कि उसके बाद जो ईरान ने जो है उस पर काउंटर अटैक कर रहे हैं, अपनी सेफ्टी के जो अटैक्स किए, फिर उन्हें हर जगह पे जहाँ पर, क्योंकि वो उनके मिज़ाइल या जो भी कहें, जो वो कह रहे हैं कि यूएस तक नहीं पहुँच सके, लेकिन जहाँ जिस मुल्क में यूएस के अड्डे मौजूद थे उन्होंने उसको टारगेट किया, और ख़ासकर खलीजी ममालिक में चीज़ों को जो है वो उन्होंने जो है वो टारगेट किया था। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि उनकी वॉर शुरू है। अब देखते हैं क्या नुकसान काफ़ी हुआ। आप देखें कि जो ईरान के जो नुकसानात हुए, फिर बच्चियों के स्कूल पर अटैक हुआ, इस तरीके से जो है आजकल जो वॉरफेयर है उसमें पहले लोग कहते थे कि जी हॉस्पिटल, स्कूल, ख़वातीन, इनको छोड़ दिया जाता है। आजकल के वॉरफेयर में चीज़ें जहाँ पर इजराइल इन्वॉल्व हो, हमने तो देखा है ना, गजा में उन्होंने पूरा फ्लैट कर दिया पूरे सिटी को, तो वो यही देखिए इसराइल इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर जो हमारे APS पेशावर में हुआ, या फिर अभी रिसेंटली कैट कॉलेज वज़ीरिस्तान पर हमला करने की कोशिश की फितनुल खवारिज ने, TTP ने, तो वो भी तो आप देखें तो चलो इजराइल तो इधर क्या है, ये भी इसका डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट जो है वो, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड अंडर स्ट्रेन है यहाँ पे। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ तमाम ये ममालिक जो दूसरी साइड पे बेल्ट एक पूरी लगती है मुसलमान ममालिक की। तो डिप्लोमेटिक स्ट्रेन जो आया है वो किस नौयत का है आपकी नज़र में? देखें, बहुत ही मैं बोलूँगा कि वो टेक्निकल चीज़ है, बहुत ही मतलब है कि वो एक बड़ी थिक रोप के ऊपर आप चल रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि हमारे इस पूरे रीजन में ये सिचुएशन चल रही है। हमारे बरदराना ममालिक हैं, उनके ऊपर अटैक्स हुए हैं। फिर उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू ईरान का कि जी इन्होंने हमारे दुश्मनों को अड्डे दिए हैं, वहाँ से हमारे ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल अटैक्स हो रहे हैं, मिज़ाइल अटैक्स हो रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, या उनके जहाज़ हैं, चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अगर उनका सुने हैं वो भी आप कहते हैं कि वो भी ठीक कह रहे हैं कि इन्होंने अड्डे दिए हैं इधर। अगर आपने अड्डे दिए हैं और आप उनके पार्ट बने हुए हैं, उनसे वहाँ से आप उनके घर से, अगर आप घर से कोई पत्थर मारे या फायर करे तो डेफिनेटली वो आपने जवाब में तो वही करना है, ये नहीं देखना कि किसका घर है किसका। तो देखे जाए दोनों तरफ से, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस खिते में अमन की ज़रूरत है, डायलॉग की ज़रूरत है, बैठना पड़ेगा, टेबल पर बैठना पड़े, और जो बड़े बड़े नुकसान हो चुके हैं वो तो हो चुके हैं, उसको तो आप वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन बातचीत से मसले का हल निकलेगा। ये जो जंग शुरू है, जिस तरीके से लोगों के नुकसान हो रहे हैं, लोग शहीद हो रहे हैं, नुकसानात फाइनेंशियल नुकसान हो रहे हैं। फिर आप देखेंगे दुनिया में, अब आप देखें कि उन्होंने वो जो पेट्रोल की जो सारा जो रास्ता है उसको रोक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को रोक दिया। तो इस पे जो है दुनिया में महंगाई, खासकर अपने रीजन को देखें, हमारी भी अरब कंट्रीज़ और ईरान आएंगे टेबल पे, आपको लग रहा है ये आएंगे टेबल? ईरान नेगोशिएशंस से कॉन्स्टेंटली कह रहा है कि हम लोग नेगोशिएट करना ही नहीं चाहते, रेडेस्ट ऑफ द रेड लाइंस क्रॉस हो गई हुई हैं, अब कोई बात नहीं। देखिए, उनके जो नुकसान हुआ है, उनके सुप्रीम लीडर की जो शहादत हुई है और उसके दोस्तों की जो उनके वहाँ पर हुए और फिर चीज़ें हुई, तो डेफिनेटली उनका रिएक्शन तो ये होगा। लेकिन इस पे भी देखें, हर चीज़ का आखिरी हल जो है वो मुज़ाकरात। तो आप अगर जंग 1 महीना और भी लड़ लें तो फिर भी आपको मुज़ाकरात की टेबल पर, जंग ईरान ने तो इराक के खिलाफ कितनी बड़ी लड़ी जी, एग्जैक्टली। और इराक की तो जंग नहीं थी ना, उसके बैक पे जो लोग शामिल थे वो भी सबको पता था कौन थे। ऐसे ही। अच्छा गुंडी साहब, हम जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया डिप्लोमेसी के लेवल पर, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया था।
राइट नाउ सिचुएशन ऐसी लग रही है कि मज़ीद बढ़ेगी, क्योंकि मुश्तबा खामनाई के बारे में इजरायली मीडिया दावा कर रहा है कि इनको अगला सुप्रीम लीडर तैनात कर दिया गया है, लेकिन अभी ईरान की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आई है, और अगर कर दिया गया तो वो अटैक करेंगे, ये भी उन्होंने ऐलान कर दिया। तो कहीं रुकती हुई तो नज़र नहीं आ रही है फ़िलहाल। पाकिस्तान कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है एज अ मीडिएटर इस सारी सिचुएशन के अंदर, क्योंकि हमारे अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं राइट नाउ, और ईरान तो हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है ही। देखिए बिल्कुल, आज भी जो मीटिंग हुई थी, इन कैमरा एक मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स को बुलाया गया था, पार्लियामेंट लीडर्स को बुलाया गया था, उनको ब्रीफ किया, प्राइम मिनिस्टर ने भी और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी और बाकी हमारे इदारों के लोग मौजूद थे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें क्या करना चाहिए। तो पाकिस्तान तो बिल्कुल एक अहम रोल प्ले कर ले। देखिए पिछली जंग में भी पाकिस्तान ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और आपने देखा कि ईरान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान के हक़ में नारे भी लगे। ठीक है, बहुत कम पार्लियामेंट्स हैं जिनमें बाकी ममालिक के हक़ में नारे लगाए जाते हैं, तो पाकिस्तान के नारे भी हो गए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बिल्कुल एक अपना रोल प्ले करेगा, और हम नहीं चाहते इस खिते में इस किस्म की जंग जो है वो पाकिस्तान के नुकसान में भी है। हम ये नहीं कहते कि हम हमारे कोई फ़ायदे में हो जाएगी, पाकिस्तान के नुकसान में, जैसे बाकी ममालिक के नुकसान में पाकिस्तान के नुकसान में भी है। हम नहीं चाहेंगे कि ये जंग जो है वो तवील हो, बैठें और जो है वो उस पर मज़ाकरात की टेबल पे और मज़ाकरात से चीज़ों का। अच्छा, वॉर्स के बारे में कहा जाता है वॉर इज़ हेल, तो हम लोग ईरान से, अगर ईरान की जंग और मिडल ईस्ट की जंग इतना इम्पैक्ट कर सकती है, जैसा अभी आपने कहा कि हमारे फ़ायदे में नहीं है, एक साइड पे हमारे पास अफगानिस्तान है, हम लोग दोहा, कतर कई बार गए, दिल्ली का इन्फ्लुएंस हमने काबुल पे देखा कि एक दफ़ा के बाद ख़त्म होने लगती है, दोबारा शुरू हो जाती है वहाँ से। तो हम लोगों का ये जो बैक एंड फोर्थ आउट ऑफ अफगानिस्तान जो चल रहा है पाकिस्तान के साथ, ये आपको सॉल्व होता हुआ किस लाइट में नज़र आता है? देखिए अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के साथ इशू है वो एक और इशू है। पाकिस्तान ने कई मौक़ों पे अफगानिस्तान को ये बताया कि आपकी सरजमीन इंडिया और इसराइल इस्तेमाल कर रहा है दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़। फिर हमने इंटरनेशनल फोरम्स पे भी ये बातें बताई और सबूत पेश किए, फिर भी उन्होंने कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया या संजीदा नहीं लिया। फिर हमारे ब्रदर ममालिक उसके अंदर आए और उन्होंने सऊदी अरेबिया था, कतर था, तुर्किया था, उन्होंने हम के कहने पे हम उनके साथ बैठे, फिर हमने सबूत पेश किए, हमने यूएन में सबूत पेश किए। तो उसमें यह था कि अफगानिस्तान जो है वो उसकी हुकूमत जो है वो उससे टच से मस नहीं होती, खामोशी इख्तियार की हुई थी। खामोशी का मतलब है कि वो उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। फिर हमने उनको बताया कि जो दोहा मुआहदा हुआ था, दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो रही, चीज़ें हो रही हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ। जब कुछ नहीं हुआ और पाकिस्तान पे लगातार हमले हो रहे थे और उसमें, और जिधर भी आप देखें अटैक्स हुए उसमें अफगान शहरी मुलविस होते थे। बिल्कुल, चाहे इमाम बारगाह है, G11 हो गया आपका, इस्लामाबाद में जो इमाम बारगाह में हुआ, उससे पहले जो आपके कचहरी पे हुआ, फिर इस किस्म के KP में बहुत ज़्यादा अटैक्स हुए और रेगुलर अटैक्स हो रहे थे। फिर हमने ये फैसला किया कि अब ये अगर नहीं करे तो हमें कुछ एक्शन, क्योंकि हमारे जो लोग TTP के जो अफगानिस्तान में पनाह लेकर बैठे हुए थे, जिन्होंने अलकायदा को भी और अफगान तालिबान को भी एंगेज किया हुआ था, उनके खिलाफ उनके जो हमें जो सेल्स थे उनके ऊपर हमने टारगेट ऑपरेशन किया। जब हमने किया तो उसके बाद अफगानिस्तान ने उस पर जो है अटैक पाकिस्तान पे किया मुख्तलिफ जगहों पर, हमने उसके अपने दिफा में उसके ऊपर वो किया। लेकिन हमें ये करना था, देखें कब तक हम खामोश रह सकते, कब आपको लगता है मिलिट्री एक्शन का मोशन कंटिन्यू रहना चाहिए? देखें ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, आप ये नहीं कह सकते कि रोज़ाना की बेस पे चीज़ होगी। जहाँ पर भी हमें इंटेलिजेंस मिलेगी, यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं, हम ऑपरेशन करें। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ी देर से मैं पूछना चाह रही हूँ, स्पेशली अफगानिस्तान के मामले के ऊपर। जब अमरीकी अफवाज का इनखला हुआ अमरीका से, वी रिमेंबर एक शख्सियत आते हैं और आकर वो TV पर कहते हैं कि डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। वो बड़ी फेमस एक बात है, और वहाँ से लेकर आज हम इस नहज पर हैं कि हमें एक अटैक करना पड़ा है। क्या तब्दील हुआ है कुंडी साहब तब से लेकर अब तक, अगर हम बात करें अफगानिस्तान के साथ जो हमारा लव हेट का रिलेशनशिप है? अफगानिस्तान का भी जो है वो फॉल ऑफ काबुल जो था वो ऐसी हुआ जैसे ईरान और इसराइल की वॉर शुरू है। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि काबुल जो है इतनी जल्दी जो है वो हथियार डाल देंगे, और विदिन मतलब है कि हम कहते हैं शायद इसमें कुछ हफ्ते लगे या महीने लगे, हमें नहीं पता दिनों में काम हो जाएगा। बस आप सोए और उठे और समझे कि जी उन्होंने तो सब कुछ चंद सेकंड्स में तो तब्दील हो रहा था। कि वो जो मुमालिक थे या फिर जो फौज बिल्डअप की थी अफगान फौज, इतनी इन्वेस्टमेंट हुई थी, वो किधर गई? सब ने हथियार डाल के सब गए। फिर उसके बाद जो अफगानिस्तान में हथियार छोड़ के गए, और आज वो US मान रहा है कि हमारी गलती थी कि हम हथियार छोड़ के गए, हम अपना जो है हेलीकॉप्टर या आपको लगता है गलती थी या स्ट्रैटेजी थी?
आपको क्या लगता है? शायद उस वक्त वालों की स्ट्रेटजी और ये वाली गलती तस्लीम करे उस चीज़ को। तो पीटर हॉपकर्क को देखा जाए तो स्ट्रैटेजी बनती है ये अगर। अब वो चीज़ें जो है वो right. मिलिटेंट्स के हाथों में लगे जी। हैं। आपके जो टीटीपी के लोग हैं वो जो आज जो आपके खिलाफ असला इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें बड़ा जदीद असला है। और उसके बाद फिर बात हुई कि जी आपने जिस शख्स की बात की कि वो सरीना के होटल में एक चाय की प्याली, वो चाय की प्याली तो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी महंगी पड़ी हमें। जब आपने कहा कि नहीं हम इन लोगों को जिनके खिलाफ हमने एक ऑपरेशन किया था, जिनको हमने किसी को मार दिया था, कोई जेलों में थे, कोई बॉर्डर क्रॉस करे, कि नहीं हम इनको वापस आबाद करने बड़े अच्छे बच्चे बन गए। अच्छे बच्चे बन गए, अच्छे बच्चे जो है ना वो हमारे गले पड़ गए। हथियार उठा लिए उन्होंने जी। अब हथियार उठा लिया, अब उनको हम किधर पकड़ें? उनको बोले अपने बच्चों को संभालें भी। एक तो आपने कहा कि आपको अफ्तारी करवाने का शौक है, करने का इतना नहीं, तो अफ्तार कितनी करवा चुके हैं अभी तक फिलहाल इस रमज़ान में आप? यही तो नहीं, मैं 7-8 करवा चुका हूँ। 7-8 करवा चुके हैं। और तीतर खिलाया, क्योंकि आप बताया आपने आपको तीतर शिकार शौक। नहीं, ये जो शिकारी बंदा है वो शिकार वाली चीज़ बहुत कम लोगों को खिलाता है। वो एक्चुअली चाह रहे हैं कि वो खुद तीतर खाना है, तो नेक्स्ट जब ये अफ्तारी हो ना नेक्स्ट अफ्तारी होगी उसके अंदर आप दोनों को बुलाऊंगा, उसमें तीतर होंगे। बेहतरीन से। उसमें तीतर होगा। लेकिन आप लोग का ट्रांसमिशन ही अफ्तारी का खत्म होता है, ये तो फिर हम उस दिन काम खत्म। रिकॉर्ड कर लेंगे, कोई रिकॉर्ड बात करके आ जाएंगे सब कुछ। अच्छा, खाने में क्या पसंद करते हैं स्पेशली इफ्तार में? देखिए हमारी एक डिश है जो डी खान में बेसिकली बनती है, उसको हम सोबत कहते हैं और बनू वाले पेंडस को कहते हैं। आई डोंट नो उसको मैं कैसे एक्सप्लेन आप करूँ। वो एक थाल है, उसके अंदर हम सालन डालते हैं, उसके अंदर रोटी डालते हैं, ऊपर मीट होता है ना? वाह वाह ऊपर गोश्त रखते हैं, गोश्त तो वो हम तो वो एक सॉफ्ट किस्म। तो मुझे याद नहीं कब से मेरे वाले साहब के टाइम से हमारे रमज़ान में जब भी हमारा घर में अफ्तार होता है हम वही खाते हैं। और अगर कोई ऐसे दोस्त जो कि बड़े क्लोज दोस्त हैं उसके घर भी अगर जाएं, वो अगर ये न बने तो हम खुद बना के साथ ले जाते हैं। अच्छा ये बताएं, वैसे क्योंकि तो नॉर्मली हमारा ये है कि मेरी अपनी आदत ये है कि अजान के साथ ही खाना खा ले बंदा, खाना खा लेना चाहिए। यानी कि ये नहीं कि पहले आप पहले अफ्तारी और डिनर नहीं होता, आपका डिनर होता है। हाँ, ये नहीं है कि पहले पकोड़े समोसे खा के फिर जो है ना वो फ्रूट चाट वगैरह खा के। अच्छा देखिए, कुछ लोग बड़ा एतराज़ कर सकते हैं इस बात के ऊपर कि भाई पकोड़े समोसे के बगैर कैसे इफ्तार हो सकता है? नहीं, आप खाने के साथ खाने के साथ इस्तेमाल पकोड़े भी, समोसे नहीं, पकोड़े प्लस सोबत प्लस बिल्कुल ठीक पहले है। खजूर, ये चीज़ें होती है। कुड़ी साहब ये बताइए, हमें पता है वैसे तो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं डिफरेंट जमातों के, पीटीआई, पीएमएलएन, आपस में हमें पार्लियामेंट के अंदर भी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी सब कुछ चल रहा होता है, इख्तलाफात चल रहे होते हैं। रमज़ान में आके थोड़ा कम हो जाता है, इफ्तार वगैरह साथ करते हैं, या फिर नाराज़गियाँ चलती रहती हैं जो पार्लियामेंट के अंदर थी वो बाहर भी आ जाती हैं नाराज़गियाँ? देखें होते हैं लोगों के साथ दोस्ती वगैरह होती है, बाकी पार्टी वालों के दोस्तों के साथ, मतलब है कि होती है दोस्ती। अफ्तार पे भी बुलाते रहते हैं एक दूसरे को। पीटीआई का थोड़ा सा सब्जेक्ट डिफरेंट है। कैसे? जब पीएमएलएन वालों से पूछो वो भी यही बात करते हैं, आप लोग भी यही बात करते हैं, वो क्यों? ये है कि देखें फॉर एग्जांपल आप अगर पीटीआई के हैं, मिसाल दे रहा हूँ, आपको अफ्तार बुला की तस्वीर आ गई, तो उनके अपने जो है ना ट्रोलर्स हैं या उनके जो सोशल मीडिया वाले हैं वो उनके पीछे पड़ जाते हैं, हमारा कोई वो नहीं। अच्छा, वो खुद नहीं आते? एक मिनट मैं आपको पॉज करना चाहूँगा भाई, सोशल मीडिया ट्रोलर्स आप लोग देख लें कि आप लोग हमारे लीडर्स को इकट्ठा बैठने नहीं देते, झगड़ा लीडर्स का नहीं, हमारा प्रॉब्लम नहीं है, उनका प्रॉब्लम है। उनका प्रॉब्लम है, देखिए ना, वो इसलिए शायद वो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में भी आज नहीं गए हैं। देखिए वो असल में उन्होंने उनकी तरबियत ऐसी की है कि वो किसी से पूछते भी नहीं। अगर वो कहीं किसी भी आप देखेंगे किसी जमात वाले के साथ बैठो, क्यों बैठा हुआ है, कैसे है, ये है वो। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई थी जी, हमारे चीफ मिनिस्टर की। सोहेल आफरीदी हालांकि वो एक कंपल्सरी मीटिंग है, सूबे के हवाले से है, हमारे सूबे के मसले हैं, हमारा सूबा वफाक के बगैर नहीं चल सकता, एक हम जंग की सूरत हाल में है। तो प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिलेंगे, किससे मिलेंगे? कहाँ से आपको चीज़ें नहीं। उस मीटिंग के बाद जो उसकी लेकिन एक तरफ तो दुर्गत लगी, सोहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि मुझे तो मैंडेट मिला ही इसलिए कि मैं अपने लीडर को आज़ाद कराऊंगा, करा लेना। फिर दूसरी तरफ वो जाकर मिलेंगे तो फिर डेफिनेटली ट्रोल खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं भी मिसाल दे रहा था, मैं भी गया था जॉइंट सेशन था परसों प्रेसिडेंट साहब के खिताब, जी, जिस पे मैं देख रहा था न चाहते हुए भी नारे लगा रहे थे कुछ लोग पीटीआई के, मजबूरी वाला था। मुझे किसी ने कहा क्या, मैंने कहा देखें आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको सज़ा नहीं दिलवाई, न शहबाज शरीफ साहब, सज़ा हुई अदालत में। इनमें अगर इतनी जरूरत है उस अदालत में जाके इस किस्म के नारे लगवा लें, फिर मैं पूछूंगा इनसे कि वाकई आप लोग अपने लीडर को आज़ाद कराना चाहते हो। मेजॉरिटी लोग नहीं चाहते कि इनके लीडर आज़ाद हों, उनकी दुकान चमकी हुई है। ये बार बार वाले, जैसे मैं कहता मजबूरी वाले थे, ये बार बार ऐसे हैं कि मतलब है कि लोगों को दिखा देंगे। अच्छा, जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें कि पॉलिटिक्स की बात ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक सियासतदान के साथ ना वो घूम फिर के उधर पहुंच ही जाती है, पॉलिटिक्स की तरफ पहुंच जाती है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि अगली इफ्तारी जो है ना उसका आपका कब तक का इरादा है, कब करवाएंगे? आपको डेफिनेटली बुलाऊंगा। आपने मुझे लास्ट टाइम भी बुलाया था, मुझे याद है। आपको अगर इफ्तारी कर दी तो आप कल पेशावर आ जाए।
और दूर हो, अगर इस्लामाबाद है तो फिर थोड़ा दिन सब्र करना पड़ेगा ताकि मैं वापस आ जाऊँ। नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इफ्तार के अंदर आप ये जो गेट टुगेदर होता है, क्योंकि मीडिया के भी बहुत सारे लोग होते हैं, उसका रीज़न क्या होता है कि आप को अच्छा लगता है इफ्तार पार्टीज कराना या फिर जाना अच्छा लगता है? नॉर्मली जो है ना इफ्तार पार्टीज होती हैं, तो क्योंकि मैं खुद सारा साल मीडिया में होते हैं, फिर मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पार्टी करा तो हमारा सारा दिन मीडिया वालों के साथ मीडिया काम ही होता होता है, बिल्कुल। तो उस पर ये होता है कि फिर मुख्तलिफ मीडिया के होते हैं, एंकर्स का लहदा होता है, फिर हमारे बीट रिपोर्टर्स जो सारे दिन हमारे साथ जिनका वास्ता होता है उनका अपना वो है, फिर हमारे ब्यूरो चीफ्स जो हैं वो उनका अपना वो होता है, और ये तीनों कैटेगरीज इकट्ठे फॉल नहीं कर सकते, मतलब इकट्ठे इनको नहीं बिठा सकते। ये नहीं है कि आपस में नहीं बनती, लेकिन हर किसी का अपना अपना एक वो होता है। सबके साथ ताल्लुक भी अलग अलग तो पेशावर की मैंने इफ्तारियाँ तकरीबन मुकम्मल कर चुका हूँ, तो इस्लामाबाद में कदू हो चुकी है। आपका रीजन बाय रीजन प्लान होता है इफ्तारियाँ करवाने नहीं, का? क्योंकि मैं ये नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं इस्लामाबाद के मीडिया के दोस्तों की करूँ, एंकर्स के बाकी, और जहाँ पर मैं रह रहा हूँ उनकी ना करूँ तो बड़ी मतलब एक ज़्यादती वाली बात होती है कि जी वो देखें। तो अनकरीब इंशाल्लाह ताला अस्सलाम रमज़ान की एक अदद एपिसोड जो है वो पेशावर वहाँ से से रिकॉर्ड होगी। तो आप आ जाएं, जब आना है कल आ जाएं। बस ठीक हो गया, हमने इतनी दफ़ा पक्का कर लिया ना आपको कुंडी साहब बेहतरीन को। लॉन्ग में बिठा के आपको जो है ना फ्री जो सेट मिल जाएगा वहाँ पे। क्या बात है। क्या बात ईद है, करने क्या होंगे कोई सर आपके कोई पास। चार्जेस नहीं देंगे, हाँ, करेंगे। नहीं, ईद करने ईद आएंगे। ईद के ईद लिए को आएंगे अब रिकॉर्ड करेंगे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका कुंडी साहब हमें ज्वाइन करने Thank के you लिए। very much. फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हमने कोशिश किया What a कि beautiful person. What a beautiful person. उनकी राय जाने, वो क्या सोच रहे हैं एंड क्या वो एनालाइज कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। इसके साथ ही एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। और अगर दरमियान में दरख्त आ जाए और आप चलते हुए जा रहे हैं और दो दोस्त दूसरी साइड पे निकलते हैं, जब दूसरी साइड पे मिलना, सलाम करना लाजिम है, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ गुड मैनर्स एंड सुन्नत। मुझे लगा भी पता है। नहीं कौन सी कहानी सुनानी शुरू ये कर दी कहानी है जी बहुत मज़ेदार सेगमेंट की। मेरी एक्साइटमेंट आपको चेहरे और आवाज़ में नज़र भी आ रही होगी। और मेरा जो दोस्त यहाँ मेरे साइड पे बैठा हुआ है, ये थोड़ी देर में होने वाला है बिल्कुल अकेला, क्योंकि टाइम आ चुका है रिदा आफ्ताब के किचन का और मैं यहाँ से एब्सेंट हो जाऊंगा। तो सबसे कसम से पहले ऐसी पहेलियां इनके इंट्रो के अंदर मुझे समझ नहीं आती, मैं क्यों अकेली होने वाली हूँ, निकलती कहीं और जाकर। बहरहाल जी, आपको समझ आ गई होगी लज्जत रमज़ान हमारा ये सेगमेंट है जिसमें रिदा आफ्ताब होती हैं हमारे साथ और हमें मज़े मज़े के खाने बनाना हर रोज़ सिखा रही होती हैं। समटाइम बड़े सिंपल खाने होते हैं लेकिन उनका ट्विस्ट उसके अंदर ज़रूर ऐड होता है, तो आई एम श्योर आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। 10-12 घंटे भूखा रहने के बाद तो मस्त किस्म की कोई भी चीज़ अच्छी लग जाती कुछ है भी ना। दे दो। चलते हैं रिदा की तरफ। रिदा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। रिदा, क्या बन रहा है आज? मैंने सुना है कुछ स्नैक टाइप बन रहा है, बताइए। दोनों जो रेसिपीज़ है ना, हम लाहौर की बना रहे हैं। आपको पता है ना, लाहौर जब जाओ तो वहाँ पे हमें होता है कि नज़र आ रहे होते हैं बड़े ज़बरदस्त से नान बेसन के बने हुए, और फिर लस्सी की बात करें, पाए की बात करें, तो इसी तरह से कराची वाले भी वहाँ की चीज़ें बड़ी पसंद करते हैं। जैसे वो लोग हमारे यहाँ की बिरयानी बहुत पसंद करते हैं। कह रहे हैं कि तो आज की दो लस्सी की रेसिपीज़ बात करें और नान की बात करें। बचपन और याद करा दिया है। बचपन क्या याद करा रहे हैं, मुझे कश्मीरी हरीसा गवाल मंडी का याद आ रहा है। पता नहीं कैसे कैसी थॉट्स मेरे दिमाग में आ रही। नहीं, मुझे वो स्कूल के बाहर ना एक वो बैठा होता था, वो बेसन वाला नान, मुझे अभी भी याद है। मुझे तो वो याद आ गया, स्कूल की छुट्टी के बाद बनाया फैटी करते थे लिवर वो। जो कि है ना, वो भी हम लोग बड़ा कॉन्शियसली देखते हैं और अपनी स्किन्स को भी देखते हैं और हम अपने शुगर को भी देखते हैं, हर चीज़ को। लेकिन जो सुबह नान तल के खाने का मज़ा है ना नाश्ते में, मैं कहता हूँ देखिए, आपके सामने इन्फॉर्मेशन रख देते हैं हम। अब आपने डिसाइड करना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्योंकि इनकी मुझे समझ नहीं आती है कि ये चाहते क्या है आपको बताना। बहरहाल, इससे पहले कि वक्त और ज़ाया हो, रिदा की तरफ चलते हैं। रिदा, स्टार्ट करते हैं, किस तरह बनाते हैं ये दोनों चीज़ें? यहाँ पर हम पहले डालेंगे ये बेसन, ठीक है। बेसन के साथ इसमें जाएंगी यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर। हम ये कर लेते हैं, आसानी पैदा करें ताकि बाद में हम बड़े बाउल में इसको डाल देंगे। यहाँ पर ज़ीरा, नमक, और यहाँ पर है हमारे पास कढ़ाई मसाला है। इसलिए कि जिस तरह से मैंने कहा बेसनी नान, तो इसके लिए क्या है कि कढ़ाई मसाला जो हमारे पास है हमदर्द का बेहतरीन किस्म का, और इसके अंदर ज़ीरा, सौंफ, उसके साथ साथ कसूरी मेथी, तो ये बड़ा मज़े का लगता है। तो ये हम इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है जी। ये हमने डाल दी इसके अंदर, और बाकी ये कि अब इसका बनाएंगे, बैटर बनाएंगे इसका, ठीक है। एक अदद अंडे को भी तोड़ लेते हैं, फिर इसका अच्छा सा बैटर बनाते हैं। इससे ये होगा कि बड़ी ज़बरदस्त इसकी जो है ना हो जाएगी ऊपर की बाइंडिंग। चलें जी, ये भी हो गया। अब थोड़ा थोड़ा इसमें जाएगा पानी और इसका बनेगा बैटर।
अच्छे से आपने इस तरह से इसको आपने मिक्स करना है ताकि इसकी गुठलियाँ भी ना बने और इसके साथ ये अच्छे से मिक्स भी हो जाए। ये देखें जी, अभी हमने इसको बैटर इसका तैयार कर लिया, बस काफ़ी है। ये पूरा इसका बैटर रेडी हो गया इस तरह से। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम लेते हैं, हमारे पास है डालडा कुकिंग ऑयल। कहते हैं जहाँ ममता वहाँ डालडा, क्योंकि हर माँ को इस पे बहुत ज़्यादा एतमाद है, क्योंकि हमारी माएँ शुरू से इसका इस्तेमाल करती आई हैं और आज भी इसकी क्वालिटी, इसका मेयार वही है। तो यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, ये देख लीजिएगा मेरे पास है। देखिए, हम इसको डीप फ्राई करेंगे तो इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर डालडा कुकिंग ऑयल। जहाँ ममता वहाँ डालडा। चलिए जी, ये इसमें डालते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कितना अच्छा ये लाइट सा ऑयल है। इसी तरह से आपके खाने के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये बहुत लाइट ऑयल होता है, आपको हैवी नहीं लगता। अगर रमज़ान में हमारे यहाँ जिस तरह से बात की जाए कि बहुत ज़्यादा फ्राई चीज़ों का हम हमारे दस्तरखान पे सजी होती हैं, पकोड़े समोरे से रोल वगैरह, तो इसके लिए ये कि आप इस चीज़ की टेंशन ना लीजिएगा कि आपका वेट बढ़ रहा है, या आपकी टेंशन ना लीजिएगा कि ये बहुत ज़्यादा ऑयली है। बस अब अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे एक नान, ठीक है, उसको आपने इस तरह से डिप करना है। तो मैं सोच रही थी कि इसको पीसेस में कट कर लें। पीसेस में कट करके ऊपर से हरी मिर्चें, और यहाँ पर है हमारे पास हरा धनिया, और साथ में यहाँ पर है मेरे पास हरी प्याज, ठीक है, ये इस तरह से। अब ये देखें, इस तरह से आपने इसको बेसन में कोट करना है। डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें, ये आपकी चॉइस है, मैंने अगर नहीं आपको पसंद तो मत डालिएगा। थोड़ा सा हरा धनिया, उसके ऊपर हरी प्याज, अच्छे से आपने इसके ऊपर लगा लेना है। और मैंने इसीलिए इसके ऊपर थोड़ा एक अंडा भी डाला है कि ताकि अंडे से होगा ना कि ये उतरेगा नहीं बैटर इसका। अब इसको फ्राई करेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरह से, ठीक है। चलिए ये देखें जी, ये भी हमने इसको इस तरह से ऊपर से अच्छे से, ताकि इसके ऊपर का भी कलर भी आ जाए और साथ में ये फ्राई भी हो जाए। और वैसे भी आपको पता है रमज़ान में बेसन का तो हम वैसे ही ज़्यादा इस्तेमाल कर ही रहे होते हैं। चले ये देखें, अब इस तरह से एक साइड से आपने इसको ऊपर से इस तरह से ऑयल डालेंगे ना, तो ये अच्छे से ऊपर से भी फ्राई हो जाएगा। ये देखें जी, अभी आपको इसका कलर नज़र आ रहा होगा। अब मैं ऊपर से इसको ऑयल वो करिए, आप चाहे तो इसको टर्न करके भी आप इसको बना सकते हैं, टर्न भी कर लीजिएगा इसको यहाँ से। जिस तरह से ये इधर हमने इसको पलटा और इसको यहाँ पलटा, इसको निकालेंगे। कसूरी मेथी की वजह से उसका टेस्ट बहुत मज़े का आ रहा है। ये देखें जी, हमारे ज़बरदस्त से ये बेसन नान जो है ये फ्राई हो गए। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी। अभी एक दो और भी हम फ्राई करते हैं, फिर हम आ जाएंगे पेड़ा लस्सी की तरफ, ठीक है। ये अब इसको इस तरह से आपने डिप करना है, अच्छे से डिप कर लिया। अब उसके ऊपर वही आपने हरा धनिया, अच्छा हरी मिर्च अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें, सिर्फ आपने स्प्रिंग अनियन डाल देना है। ये देखिए, नान का लुक देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छा, एक हम पूरा फुल नान का भी आपको बता देंगे। ये देखें जी, अब इसको डाल दिया, फिर उसके बाद आप बेशक इसको टर्न कर लीजिएगा। चलिए, थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए होती वरना ऑयल उड़ता है। ये भी हो गया, यहाँ पर बड़ा अच्छा सा कलर भी आ गया इसका। ये देखें जी, ये भी हमने फ्राई कर लिया। तो अब ये एक वाला जो रह गया ना, इसका भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसको किस तरह से आपने करना है। अच्छे से ये बैटर ले लीजिएगा, ये पूरा इसके ऊपर लगा लेते हैं।
यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, एक स्पून के साथ लेते हैं। वैसे तो कोई बड़ा बर्तन ले लीजिएगा, उसके अंदर पूरा डिप कर लीजिएगा, ये भी आप कर सकते हैं। ये देखें जी, पूरे बेसन सही जो तरीका पहले वाला था, जो मैंने छोटे नान को पीसीस करके कर लिया, लेकिन बड़ा अगर आप पीस पूरा भी करना चाहें तो भी आप इस तरह से इसको फ्राई करके कर सकते हैं। अब इसको टर्न करेंगे ताकि बैक साइड पे भी इसको थोड़ा सा लग जाएगा अच्छा सा बैटर इसका। ये देखिए, पूरे बैटर को आपने इस तरह से लगा लेना। चलें जी, ये हम इसको ही करते हैं, फिर हम लस्सी की तरफ आ जाते हैं। इजी हमारी लस्सी है, ठीक है। हरी प्याज, हरी मिर्च, ठीक है जी। ऑयल हम दोबारा से करते हैं ऑन और इसको डाल देते हैं। तो यहाँ पर नान के लिए मैं एक प्लेटर ले लेती हूँ, जिसके अंदर हमने डालने हैं। ये देखिए जी, बेहतरीन किस्म के हमारे गरम गरम नान जो है वो रेडी हो गए। अच्छा, सॉफ्ट भी बड़े अच्छे से हो गए हैं। यहाँ पर देखें, बड़े ज़बरदस्त से सॉफ्ट भी हो गए हैं। ऊपर से जो इसकी कोटिंग हुई है ना, तो बड़ी ज़बरदस्त सी इसकी कोटिंग हो गई है। बस इसको भी निकालते हैं और लस्सी को बस ब्लेंडर में डालते हैं ताकि जो कंप्लीट हो। लस्सी को मिक्स करेंगे और बर्फ़ हम फ्रिज से निकाल लेंगे। ये देखिए कितना मज़े वाला लग रहा है ना, क्रिस्पी मज़ेदार सा। ये क्रेडिट जा रहा है, हमारे पास है डालडा कुकिंग ऑयल और डालडा बनास्पति। और इसको इस तरह से हम निकालेंगे और ये एक नान हम साबुत रहने देते हैं। देखिए दोनों साइड से इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त किस्म आ रहा है नज़र। ये देखें जी, ये कितना अच्छा लग रहा है। ये हमारा नान हो गया। अच्छा, पेड़ा लस्सी के लिए हम क्या करेंगे, मैं ब्लेंडर में बता देती हूँ आपको। यहाँ पर हम डालेंगे इसके अंदर दूध, दूध के साथ इसमें जाएगी चीनी, साथ में इसमें जाएगा दही, और इसके अंदर जाएगी बर्फ़, ठीक है। पेड़े के लिए हमने यहाँ पर रखा हुआ है आइसिंग शुगर, और उसके साथ इसके अंदर हम रखेंगे यहाँ पर खोया, जिसके बनेंगे छोटे छोटे से पेड़े। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने लिए आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर को आपने इसके अंदर डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ये देखें, ये हमारे पास है आइसिंग शुगर। बस पेड़े का सिर्फ यही होता है कि उसको बहुत अच्छे से मिक्स किया जाता है और फिर उसके छोटे छोटे से बॉल बनाए जाते हैं। चलिए जी, इसको अच्छे से आपने इस तरह से मिक्स करना है। ये देखें, ये लाहौर में आप जब जाते हैं ना, आपको पेड़ा लस्सी मिलती है, तो उसका यही होता है। आप चाहे तो इलायची पाउडर डालें, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। हमने इसके ना छोटे छोटे से पेड़े बनाने हैं, ग्लास के अंदर डालने हैं, और ऊपर से हम क्या करेंगे, डालेंगे खूब तैयार की हुई हमारी लस्सी। अब इसके छोटे छोटे से बनाएंगे बॉल। अच्छा, वैसे मैं सच्ची बताऊँ, वहाँ पे जो दानेदार चीनी होती है, तो मैंने दानेदार वाली नहीं ली, मैंने आइसिंग शुगर ले ली है। उसको हाथ से मसला जाता है खूब। और ये देखें, ये पेड़े जब आप सिप लेंगे और उसके बाद आपको पेड़े भी आपको नज़र आएंगे ना, मतलब एक तैरते हुए तो वो नीचे बैठ जाते हैं, ऊपर रहते नहीं है, लेकिन जब आप सिप लेंगे तो फिर आप चम्मच से उसको निकालेंगे तो बड़े मज़े के लगेंगे। ये देखेंगे, इस तरह से थोड़े छोटे कर लेते हैं, ठीक है। बस ये काफ़ी है। ये जाएंगे ग्लास के अंदर। इस तरह से ये इसमें जाएगी आइस, और खूब अच्छे से ब्लेंडर को आपने चला देना है। ये मज़ेदार सी हमारी लस्सी भी रेडी होगी, पेड़ा लस्सी। अच्छा, इसमें पानी नहीं डाला जाता, बस दूध होता है और उसके साथ इसके अंदर दही होता है। ये देखिए, होगी हमारी पेड़ा लस्सी भी तैयार। अरे वाह जी, मैं कहता हूँ सबसे बेहतरीन चीज़ जो है ना वो है सिंपलिसिटी। किचन संभालना भी आसान, बनाना भी आसान, खाना भी आसान, और खाना इस तरह का मज़ेदार टेस्टी हो ना, आपका बेसन अच्छा, नान, पता है, पेड़े वाली हाँ, लस्सी। पेड़े वाली लस्सी मुझे बड़े मज़े की लग रही है। अब मुझे घर भी याद आ गया है, लाहौर। बार बार रिदा लाहौर की बात कर रही थी, लेकिन बात है। थैंक यू सो मच रिदा, हमें एक नई चीज़ सिखाने के लिए और बताने के लिए। हमारे नाजरीन के लिए भी डेफिनेटली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं आपकी रेसिपीज़ को। इसके साथ एक ब्रेक की तरफ हम चलते हैं जनाब। ब्रेक से वापस आएंगे तो और भी सेगमेंट्स हैं,
ऑब्वियसली एक ब्रेक के साथ बाद। रहिएगा। स्टे विद ऑलराइट जी, वेलकम बैक वंस अगेन। अब वक्त हो चुका है मेरे और मुजम्मल के फेवरेट सेगमेंट का, और जितने भी देखने जो बात वाले है। हैं और स्पेशली सोशल मीडिया पर जो हमें फीडबैक दे रहे होते हैं, उधर जितने मैंने व्यूज़ देखे हैं ना, वो कमाल के व्यूज़ आते हैं इस सेगमेंट के। इसका मतलब है कि जितने बच्चे हैं वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, जितने बड़े हैं वो इस सेगमेंट को बहुत ज़्यादा इंजॉय करें एंड देन लर्न भी कर रहे हैं हम लोगों की तरह। आज जो है वो कुछ बात की जाएगी, मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक मेरी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन या सोर्सेज मुझे बता रहे हैं, कुछ बेटर ऑप्शंस के बारे में बात की बेटर जाएगी। ऑप्शंस का फेयर भी होता है। देखें, आप कोई काम शुरू करने लगे ना अगर, तो दो तरह के डर होते हैं। मैं खुद 2 कंपनी स्टार्ट करके इस फेयर में से गुजर के आपको बताता हूं कि या तो है फेयर के काम ना हुआ तो क्या होगा, एक और फेयर होता है कि चल पड़ा तो मैं मैनेज कैसे करूंगा। तो फेयर ऑफ अ बेटर ऑप्शन, ये भी होता है कि चल पड़ा तो मैं कैसे चल पड़ा तो you come to think of it, and the fear of success stops more people from achieving success than the fear of failure itself. This is something new for me. Yes, Okay. a very insightful discussion। और चलते हैं शाह हुसैन के पास और डॉक्टर खुरम के पास। तो आज क्या है हमारे इस नॉलेज के मेन्यू पे हमारे लिए? थैंक यू कहो या अच्छा जो भी, थैंक यू और शुक्रिया मुजम्मिल अंकल आयशा आंटी। अस्सलाम रमज़ान। मेरा नाम है शाह हुसैन और आज मैं और डॉक्टर खुरम फिर आपके साथ आए एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है फोबो, फियर ऑफ बेटर ऑप्शन। जैसे अभी मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अगर मैं थैंक यू कहूँ तो हो सकता है शुक्रिया कहना बेहतर होता है, या शुक्रिया कहूँ तो हो सकता है थैंक यू कहना बेहतर होता। अब हम इस टॉपिक के साथ डॉक्टर खुरम की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खुरम। वालेकुम अस्सलाम शाह हुसैन। सो फियर ऑफ बेटर ऑप्शन होता है शाह हुसैन कि आप फैसला करने के बाद भी बेजार रहें। हम फैसले क्यों करते हैं, हम चीज़ें क्यों ख़रीदते हैं? हम फैसले इसलिए करते हैं कि हम खुश हों। लेकिन फोबो एक ऐसी चीज़ है कि हम फैसला करने के बाद, पैसा लगा के चीज़ लेने के बाद भी इत्मीनान में नहीं होते, खुश नहीं होते। ये हमें और पहले इस गम के साथ कि अगर मैंने ये चीज़ ले ली तो हो सकता है कोई और बेहतर चीज़ होती जो मैं ले सकता, जो इससे बेहतर होती। आपकी एज के जो बच्चे होंगे, दोस्त होंगे, जब वो जाते होंगे कपड़ों की दुकान पे, खिलौनों की दुकान पे, बुक्स की दुकान पे, तो ढेर लगा होता है। वो ढेर हमें खुश करने के बजाय और उदास करता है कि जब हम चीज़ लेके दुकान से बाहर आ रहे होते हैं तो हमारे मुंह और लटके होते हैं ना, सैड हुए होते हैं करके। उसकी वजह ये होती है कि हम सोच रहे होते हैं यार वो भी नहीं लिया, वो भी नहीं लिया। तो चीज़ें जब हम ख़रीदते हैं तो उनके फ़ैसले हमें खुश करते हैं और हमें इत्मीनान देते हैं। फोबो की वजह से वो इत्मीनान चला जाता है और हम बेजार हो जाते हैं। अच्छा, तो आपको क्या ये लगता है कि जो बड़ी बड़ी दुकानें या कॉर्पोरेशंस होती हैं वो फोबो को एक मार्केटिंग टेक्निक की तरह यूज़ करती होंगी कि वो ढेर सारी चीज़ें लग दें और एक बंदे के दिमाग में होगा कि ये वाली चीज़ बेहतर है, ये वाली चीज़ बेहतर है, तो मैं दोनों ही क्यों ना ले लूँ? मेरे पास कोई स्टडी तो नहीं है, लेकिन लगता तो हमें ऐसे ही है, क्योंकि इतने ज़्यादा रंग, इतनी ज़्यादा शर्ट्स तो मैं पहन ही नहीं सकता। और फोबो क्या है, मैं ये लूँ तो ये बेहतर, ये लूँ तो ये बेहतर। ये तो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। इन्फिनिटी क्या होती है? एंडलेस, लामहदूद। इस तरह तो मैं कभी खुश हो ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक चीज़ लूंगा तो दूसरी, दूसरी लूंगा तो तीसरी। और दूसरी जो फोबो में मेरे दिमाग में आ रहा था कि शॉप्स इसे एक मार्केटिंग टेक्निक की तरह यूज़ कर सकती हैं, कर रही हैं। ये मैसेज ऑन शॉप्स के लिए इसे यूज़ करो, आपको बहुत ज़्यादा कस्टमर्स मिलेंगे। और शाह हुसैन, इसके अलावा फोबो हमारी अशिया से कमिटमेंट भी कम कर देता है। यानी कि अगर मैं ये घड़ी लूँ और ये मुझे बहुत पसंद है तो मैं कहूँ यार वो जो दूसरी थी वो भी बहुत अच्छी है और वो जो साइड में बड़ी थी वो भी बहुत अच्छी है, तो मेरी इस घड़ी से कमिटमेंट गिर जाएगी। तो जो मेरी बिलोंगिंग्स हैं, जो अल्लाह ताला ने मुझे चीज़ें दी हैं, जिनका मैं मालिक हूँ, मैं उनसे भी पूरी तरह ऑनेस्ट नहीं रह पाता। आपको क्या लगता है कि हमने पहले फोमो के बारे में बात की, तो फोबो और फोमो का कोई ताल्लुक है? देखो, हमने पहले कहा था ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो तो है कि हम हर लम्हे डिजिटल वर्ल्ड में घुसे रहें, हर लम्हे फ़ोन, इंस्टाग्राम, फेसबुक देखते रहें। उनका ये भी ताल्लुक हो सकता है ना कि अब मेरे सामने 2 चीज़ें पड़ी हुई हैं, अगर मैं ये वाली चीज़ लूँगा तो मेरे दिमाग में चलेगा कि ये वाली चीज़ बेहतर थी, तो मेरे दिमाग में फियर ऑफ मिसिंग आउट होगा कि मैंने इसके ऊपर मिस आउट किया है। हाँ, लेकिन वो ज़रा जैसे न्यूज़, दुनिया से रेलेवेंट रहने का है। फोबो है जब हम फैसला लेते हैं, जेब में पैसे हैं, मैं चीज़ खरीदने लगा हूँ, लेकिन अपने पैसे खर्चने के बाद, चीज़ को लेने के बाद मैं और उदास हूँ क्योंकि 10 और चीज़ें थी जो मैं नहीं ले सका, और मैं अपनी चीज़ हासिल करने के बाद उसके साथ अच्छी तरह कमिटमेंट भी नहीं रख पा रहा। और इस वजह से एक चीज़ आती है डिसीजन फटीग। फटीग क्या होता है? फटीग मुझे अच्छी तरह नहीं पता, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? ओके, फटीग कहते हैं टायर्डनेस को, एग्जॉस्ट हो जाने को। यहाँ से हमारे फैसले हमारे लिए एतमाद खो देते हैं। यानी हम उन दुकानों पर अपनी ख़रीदारी करते हुए, जाते हुए बहुत ज़्यादा पहले उदास हुए होते हैं कि यार मैं ले तो आऊँगा लेकिन वो चीज़ नहीं ले पाया, वगैरह वगैरह। तो इसका इलाज, फोबो का इलाज क्या होना चाहिए? चॉइसेस को कम करें और
पता नहीं। रमज़ान, शाह हुसैन रमज़ान इलाज कर रहे हैं ना कि सुबह फजर से लेके मगरिब तक हम जितना मर्जी खाना, जितनी तरह का, जिस स्वीटिश, सॉल्टिश, जैसा भी होगा हम नहीं खाएंगे, हम अपने ऊपर काबू रखेंगे। ऐसे ही जो रमज़ान है वो हमें कनात सिखाता है, थोड़ी इक्तफ़ा करना सिखाता है कि ढेर सारा चीज़ें हर लम्हे हम नहीं हासिल कर सकते, हमें थोड़ा होल्ड करना है और हमें ग्रीडीनेस से भी दूर रखता है। हमें ग्रीडीनेस से भी दूर करता है। तो रमज़ान एक एंटी फोबो कैंपेन है जो हमें ताकतवर करती है कि हम बेटर ऑप्शंस की बजाय इस बात पर शुक्र करें। एंटी-फोबो मतलब फोबो के खिलाफ। यानी कि आज जब मैं 4 चीज़ों से इफ्तार करूंगा तो याद रखना किसी के पास आज भी एक है। तो इसके मानी ये है कि वो कहता है अपना आगे का सफ़र जारी रखते हुए देखते रहो वो तमाम अहबाब व हज़रात जिनके पास ख्वाहिशात और चीज़ें कम हैं। और अब तो आगे आने वाले ईद के दिन, और ईद के दिनों के लिए भी हमें खुसूसन पैगाम देना चाहिए कि हमें फोबो से ईद की शॉपिंग पर एग्जैक्टली बचना है। हाँ, मुझे लग रहा था हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, मगर फिर आपने है कह दिया और मैंने चाहिए कह दिया। फिर फोबो हो गया। हाँ, अच्छा तो हाँ वैसे आप सही कह रहे हैं। हमें ईद की शॉपिंग पे ऐसे ही होता है, मेरे पास ढेर सारी ऑप्शंस होती हैं और हमारा दिमाग नहीं समझ सकता कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना। इसके लिए मेरा ख्याल है कि हर इंसान को अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक एक चॉइस सेट बनाना चाहिए। वो कैसी चीज़ें पहनते हैं और कैसी नहीं पहनते, उन्हें कैसे रंग पसंद है और कैसे रंग नहीं पसंद, कौन सी चीज़ें दिखने में बहुत अच्छी हैं लेकिन मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। और तो इसके लिए एक सेइंग भी है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चीज़ जो वैल्यूएबल लगती है वो असल वैल्यू रखती नहीं होएगी। वेरी नाइस। और दूसरी बात, जब भी आप शॉपिंग के लिए जाएं तो एक दफ़ा अपने अलमारी को देख कर जाएं, वहाँ पर कितनी जगह है, वहाँ पर कितने रंग पहले से मौजूद हैं। तो आपके लिए फोबो और कम हो जाएगा और आपके लिए फैसला लेना बहुत आसान हो जाएगा। और दूसरा कि शॉप में जाके हर चीज़ से महजूज जब आप होने लग जाएंगे तो उस वजह से आपको हर चीज़ लेने की टेम्पटेशन होएगी। थैंक यू डॉक्टर खुरम। आपने कुछ कहना था? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे फोबो हो रहा है कि काश मैं ये बात भी कह देता, मगर दिस इज अ बिग लेसन। नहीं, आई एम डन। मैं अपनी पहली की बात से खुश हूँ। थैंक यू डॉक्टर खुरम। वेल, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। आज हमने बात की फोबो के बारे में, फोबो को रोक कैसे सकते हैं और ज़्यादातर फोबो किधर से ओरिजिनेट होती है और वो एक्चुअली होता क्या है। कल हम आपको मिलेंगे एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। जी, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आपकी सेहत के बारे में बात करनी है कि कैसे उसको आप ठीक रख सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपको बहुत ज़्यादा वेस्टर्न मेडिसिन इस्तेमाल करनी है या एलोपैथी इस्तेमाल करनी है, और उसकी बजाय जो हमारे दीन ने हमें एक ऑल्टरनेटिव दिया है, हिकमत दी है, तिब्ब नबवी दी है, उसके ज़रिए आप किस तरह से अपने बॉडी के मुख्तलिफ मसाइल का हल जो है ना वो निकलवा सकते हैं। आज हम फैटी लीवर के ऊपर बात कर रहे हैं। ये एक ऐसी कैफियत जिसमें जिगर के खुलियों में गैर ज़रूरी चिकनाई जमा होना शुरू हो जाती है, और अगर बर वक्त तवज्जो ना दी जाए तो ये सोजिश, जिगर की कमज़ोरी और संगीन बीमारियों का सबब भी बन सकती है। अब जब हम इसको प्लान कर रहे थे तो मुजम्मिल ने कहा कि मेरे पास बहुत सारे सवालात हैं जो मैं जानना चाहता हूँ, और वो जवाब कौन देंगे, बता दीजिए। हकीम आगा साहब, हमारे पास जो स्टूडियो के अंदर समंदर इन्फॉर्मेशन का मौजूद है, और हम लोग भी एजुकेट होते हैं और हमारे व्यूअर्स भी एजुकेट होते हैं। अच्छा आगा साहब, आपसे सवाल पूछने से पहले छोटा सा मैं अपने व्यूअर्स को एक अदद फैक्ट बताना चाहूँगा। जो कुछ आप खा रहे हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन खून इकट्ठा करके सीधा जाके आपके लिवर में से प्योरीफाई होने के लिए गुजरती है, और जो कुछ आपके अंदर जाता है वो सब कुछ आपके लिवर में से हो के गुजरता है। लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 2 मेजर फंक्शंस, 1 स्टोरेज ऑफ एनर्जी, 2 डिसेमिनेशन ऑफ इट। ठीक है, तो इस मुनासबत से अगर देखा जाए तो लिवर हमारी ज़िंदगी में बहुत 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 ज़रूरी है केयर करना, और हम यूजुअली इसको भूल जाते हैं जब हम खा पी रहे होते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। सर, और सर पहला मेरा सवाल ये है कि जो सैड सिचुएशन हमारे बच्चों की है आजकल, यंग बच्चे अंडर 20 और फैटी लिवर हो गया जी, उसकी वजह से डायबिटीज़ भी अंडर 20 कॉमन है, उसकी वजह से यूरिक एसिड हाई हो रहे हैं, और काफ़ी प्रॉब्लम क्यों हो रहा है ये वजह? मैं आपसे अर्ज़ करूं कि पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता मेरी ज़िंदगी में 3 चेंज आ चुके हैं। सही। पहला चेंज ये था कि असली घी छोड़िए, बनस्पति घी पे आ जाइए। विटामिन ए और डी से भरपूर विटामिन जो बनस्पति घी है वो आपकी सेहत का ज़ामिन। और एक नई रिसर्च आ गई कि फौरी तौर पर आप घी छोड़ दीजिए, तेल पर चले जाइए। और बनस्पति घी में क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड होता है और पैस्चराइजेशन में कहीं सल्फ्यूरिक एसिड रह जाता है, तो उसे छोड़ दीजिए, अब आप तेल पे आ जाइए। हुआ ये कि तेल के कंज्यूमर अचानक बढ़ गए। सही। कन्वीनियंस आ गए। सही। सप्लाई कम हो गई, सप्लाई पूरी नहीं हो रही। तो अब सप्लाई कहाँ से आए? देखिए, जो रिवायती तेल हैं, अब अगर फर्स्ट करें कि मैं साउथ इंडिया की बात करूं तो वहाँ पर रिवायती तेल जो है नारियल का तेल है।
वो लोग नारियल के तेल में खाना पकाते हैं। हमारे खित्ते में ज़्यादातर दो तेल इस्तेमाल होते थे, या तिल का या सरसों का। हुआ ये कि ये दोनों चीज़ें जो है वो एकदम कम हो गई, लिहाजा हम सरसों के बदले पर हमने संसार भी ले आए, हम उसमें और चीज़ें भी हमने नई इख्तरा कर ली। उसके बावजूद तेल की कमी पूरी नहीं हुई। अब हमने किया ये कि पाम ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, और अगर हम देखें तो पाकिस्तान की तीसरी चौथी बड़ी इंपोर्ट जो है वो पाम ऑयल है। पाम ऑयल में ये खूबी मौजूद है कि वो फैटी लिवर पैदा कर दे। ओके। और हमारे यहाँ आमतौर पर जो तेल है उनमें कहीं ना कहीं पाम ऑयल डाला हुआ है। फिर दूसरा मसला जो है, यकीनन जो आपने फरमाया कि फास्ट फूड, अब फास्ट फूड में जो बच्चे मज़े ले लेकर जो पीस खा रहे होते हैं वो 500 मरतबा तले हुए तेल में से निकाला गया है। तो एक तो वो, उसके बाद अब लिवर को ख़राब करने के लिए जो बहुत बड़ी चीज़ है वो है कोला। हर किस्म का कोल्ड ड्रिंक और कोलाज। अगर आप कोला ले रहे हैं, आम कोल्ड ड्रिंक शुगर की वजह से नुकसानदेह है और कोला मजीद नुकसानदेह है। इसलिए कि उसमें कहीं ना कहीं कोई चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जो लिवर को ख़राब करती हैं, और लिवर उसको सही तौर पर प्यूरिफाई नहीं कर सकता, लिहाजा उसके अंदर मसाइल पैदा करता है। बच्चों के बारे में या यंग जितने भी लोग हैं उनके बारे में तो पता चल गया कि फैटी लिवर उनको क्यों होता है। ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको क्यों फैटी लिवर होता है, और दोनों का क्या मुख्तलिफ रीजंस हैं या फिर एक ही रीज़न की वजह से ज़्यादा हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं? बुनियादी बात जो है ना वो यही है कि जिगर का काम फिल्ट्रेशन है। आप जो कुछ खाएंगे उसका लोड जिगर पर जाएगा। जिगर स्टोरेज है एनर्जी की, एनर्जी ही की नहीं, हमारे जिस्म के 126 केमिकल्स का स्टोरेज है। अकॉर्डिंग टू नीड उसको रिलीज करना और उसकी मकदार को पूरा करके उससे स्टॉप कर देना, ये सारी मैनेजमेंट, सारा दिमाग जिगर का है। और दुनिया आज माने ना माने कल मानेगी कि हमारे जिस्म में एक दिमाग नहीं है, कई दिमाग हैं। और बरसबीर तज़किरा ऐसी मजाक के लिए कह रहा हूँ कि कुछ ख़वातीन जो अपने घुटने बदलवा लेती हैं, नए घुटने लगवा लेती हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि अब अकल में बेहतरी आई या नहीं आई। मैं एतराज़ कर सकती हूँ इस बात के ऊपर, लेकिन चले आप जो है ना हमारे बुजुर्ग आप कह सकते हैं। अच्छा आगा साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो फैटी लिवर है, एक मरतबा हो गया, आप जो है ना इससे सफ़र कर रहे हैं फैटी लिवर से, क्या कोई तरीका है कि रिकवर किया जा सके? ऐसी एक्सरसाइज जिसमें हम अपने फैट को बर्न करें। जी, अगर हम फैट बर्न कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम अपने लिवर को ठीक कर सकते हैं। ठीक है। वो तमाम दवाएं जो हमारे जिगर को ठीक कर सकती हैं, उसमें एक दुनिया की बेहतरीन दवा का नाम है ऊंट कटारा। ऊंट कटारा? ऊंट कटारा एक ऐसा दरख्त जो सिवाय ऊँटनी के कोई नहीं खाता। अच्छा। ऊंट कटारा के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी मौजूद है। मैं उस तफसील में नहीं जा रहा, लेकिन बस हदीस मौजूद है। हमारे यहाँ इसे इंग्लिश में मिल्क थेसल कहते हैं। मिल्क थेसल के बारे में तहकीक, मेरी ज़ाती तहकीक ये है कि जितना बेहतर मिल्क थेसल पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में होता है, दुनिया में इससे बेहतर मिल्क थेसल नहीं होता। तो मिल्क थेसल का इस्तेमाल फैटी लिवर के लिए बेहतरीन दवा है। आम तौर पे इसकी रिकमेंडेड डोज 200 मिलीग्राम है और पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल होता है। इसलिए इस्तेमाल होता है कि दुनिया में एक कंपनी ने ये अनाउंस कर दिया कि ये वाली दवा जो है जिगर के लिए, अल्कोहलिक लिवर के लिए बहुत अच्छी है, लिहाजा अल्कोहल पीने वाले तमाम लोग अपने जिगर को महफूज रखने के लिए वो दवा इस्तेमाल करते हैं। और मेरे इल्म में है कि $3 ट्रिलियन की सिर्फ वो कंपनी एक दवा बेचती है, मिल्क थेसल की। अच्छा, अब ये जो फैटी लिवर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, बॉडी हमारी टेल साइंस देती है हमें। कोई भी मसला होना शुरू होगा उससे पहले जिस्म में हमें कभी बाल गिरेंगे, खुश्की होगी, कोई तकलीफ इस तरह की होगी जो एक्चुअल प्रॉब्लम से जनरेट हो रही है। तो हम लोग फैटी लिवर टाइम से पहले कैसे गैस कर सकते हैं? हमारी बॉडी क्या साइंस देगी हमें? सुबह के वक्त मुंह का खुश्क होना, मुंह के जायके का कड़वा होना, भूख का लगना, लेकिन खाना खाने के लिए बैठे तो थोड़ा सा खाना खाने के बाद भूख का ख़त्म हो जाना, ये सारी वो अलामतें हैं जो जिगर के अफ़ाल को ख़राबी की अलामतें देती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इन द एंड ये बता दीजिए आगा साहब, जो आपने जड़ी बूटी के बारे में बताया, इसको इस्तेमाल फिर किस तरह से करना है रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर? देखिए, मिल्क थेसल बुनियादी तौर पर एक बहुत अच्छी दवा है। अगर इसे 3 बूटियों में मिला लिया जाए, मको, सौंफ और कासनी, मको, सौंफ, कासनी और मिल्क थेसल, इन चारों दवाओं को हम वज़न मिला के रख लिया जाए और 1 टीस्पून रोज़ाना की मकदार है। चाहे इसको हाफ सुबह हाफ शाम खा लें, चाहे एक ही मरतबा 1 चम्मच खा लें। इसके इस्तेमाल से
फैटी लिवर भी बेहतर होगा। लेकिन फैटी लिवर की जो बुनियादी ज़रूरत है वो आपका इंटेक ऑफ ऑयल कम करना है, ठीक है। एक्सरसाइज करना है, उसे कंज्यूम करना है। अगर आप इन तमाम चीज़ों को बेहतर करेंगे तो इंशाल्लाह फैटी लिवर भी बेहतर होगा और लिवर के बेसिक अफाल स्टेप्स हमें बचा सकते हैं फैटी एहतियात लिवर होने ज़रूरी है, से। एहतियात कर लीजिए। अपना ऑयल की इंटेक जो है, ये फ्राइड फूड हम खा रहे होते हैं, इनको कोशिश कीजिए कि कम से कम रखें। बिल्कुल। चलें, अगर बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, कम तो कर सकते हैं ना, कहीं से तो आगाज़ करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज बढ़ा लें। इट्स फॉर यू, आपकी अपनी सेहत के लिए, इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। हम भी कोशिश करते हैं आगा साहब से सीखें और अपनी हेल्थ के ऊपर काम करें। वंस अगेन आगा साहब, बहुत शुक्रिया Thank you, आपका। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जनाब, स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक मर्तबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। इस सेगमेंट में हम आपके लिए एक रिपोर्ट लेकर आए हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं उस रिपोर्ट की तरफ जाऊं, मुज़म्मिल, वैसे हमें रमज़ानुल मुबारक में ऑफिस टाइमिंग्स भी कुछ लोगों की होता है, कम हो जाती हैं और फिर आप इबादत में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, आप अपना रिश्ता अल्लाह ताला से बड़ा कुर्बत वाला महसूस करते मीडिया हैं। वालों की ज़्यादा हो जाती है वैसे। एट द सेम टाइम अल्लाह ताला से कुर्बत के बाद आपको एक ऐसा एहसास भी महसूस होता है कि आप दूसरों की परेशानियों को बिल्कुल, भी समझ बिल्कुल, रहे हैं, बिल्कुल। दूसरों को भी देख रहे हैं कि वो भी उसी मुशक्क़त का सामना कर रहा है जो कि मैं कर रहा हूँ, और हो सकता है उसकी इबादत जो है ना, मेरी इबादत से ज़्यादा अल्लाह ताला को पसंद आ जाए। ऐसा ही एक पैकेज है, एक शख्स के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की है रेहान अहमद साहब ने, और वो शख्स वो है जो आपको चारों तरफ नज़र आते हैं, बिल्कुल। रिक्शा चलाने वाले, कि किस तरह से वो मेहनत करके अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। हमें लगता है कि रोज़ा बड़ा मुश्किल है यहाँ पर बैठ कर, लेकिन वो लोग जो बाहर हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी के साथ पैसा कमा रहे हैं अपने घर वालों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, तो डेफिनेटली अल्लाह ताला जो है उनकी इबादत को ज़्यादा कबूल करते हैं और ज़्यादा पसंद भी फरमाते हैं। अल्लाह सब के रिस्क में इजाफा करे। बिल्कुल ऐसे एक रिपोर्ट देखते हैं जी, रिपोर्ट से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। साल के दीगर महीनों की तरह माह रमज़ान में भी कम आमदनी वाले अफराद रोज़ाना सफ़र के लिए बसों और वैगनों के अलावा रिक्शों का इंतखाब भी करते हैं। मगर कौन सोचता है कि ये रिक्शा सिर्फ 3 पहियों वाली एक गाड़ी नहीं, बल्कि किसी के घर का चूल्हा और किसी बूढ़े बाप की दवाई का सहारा भी है। कारोबार के हालात काफ़ी नॉर्मल हैं, काम वगैरह नहीं है। रिक्शा का तो अपनी अपनी सवारी होती है ना, रिक्शा तो कोई भी चलते हुए रोक लेता है। बस वो पहले लोग करते थे, लेकिन अब लोगों के भी हालात इस तरह के, कोई जो रिक्शे पे बैठने वाला है वो कोशिश करते हैं पैदल ही चला जाऊं तो बेहतर है। थकावट तो बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह बैठा हूँ, इस तरह बैठने का बहुत टाइम 3-3 घंटे 4-4 घंटे भी बाज़ औक़ात मिलते हैं, सवारी नहीं मिलती। शहर की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में शोर इतना ज़्यादा है कि रिक्शा ड्राइवर अब्दुल अजीज़ अक्सर अपनी सोचें भी सुन नहीं पाता। ऐसे में उसके लिए कभी सवारी की बदतमीज़ी और कभी खाली जेब के साथ सड़क के किनारे बैठे रहना एक कड़ा इम्तिहान होता है। अच्छी मजदूरी हो जाए तो 1500 तक बच जाता है, अगर अच्छी मजदूरी न हो 2000 तक हो जाए, 2200 तक, तो फिर 1000 रुपये बच जाता है। लोगों के जो रवैये हैं, जो आपके साथ मुसाफिर बैठते हैं, उनके रवैये कैसे होते हैं? काफ़ी सारे लोग करते हैं कि भाई हम अभी आए हैं जी, 150 दे के आए हैं, भले वो 400 का रास्ता क्यों ना हो, हमें अभी लेके आए जी, वहीं से आए हैं जी, हमारा रोज़ का आना जाना है जी। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि वक्त के लिहाज से देख के, मतलब है रिक्शे वाले के साथ भी कंप्रोमाइज़ करें, उनका भी दें, उनका भी हक ना खाएं। जो अल्लाह के सामने बनता है वो उनको दें। जिस तरह आप बाहर मार्केट में जाते हैं, कोई चीज़ ख़रीदते हैं, वहाँ 500 की चीज़ 1000 में भी मिलती है। अगर रिक्शे वाले का 400-500 किराया बनता है तो कोशिश करें उसको उतना ही दें। दिन भर ऊंचे नीचे रास्तों पर सफ़र करने और रिक्शे के सारे अखराजात पूरे करने के बाद वो रोज़ाना महज इतनी रकम ही कमा पाता है जिससे घर के अफराद का पेट बमुश्किल भरता है। मेरे घर में खाने वाले 9 आदमी हैं। अकेले आप ही सबका बोझ उठाते हो? हाँ, उन 9 का मैं अकेला ही हूँ। सुबह से रात तक कितने घंटे रिक्शा चलाते हो और कौन कौन से इलाकों में चलाते हो? मैं सुबह तकरीबन 7 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक। ये एरिया राजा बाज़ार, होली फैमिली, मंडी मोड़, पीरबदाई मोड़, तरनोल तक जाते हैं, बगरा मंडी, उधर चक्री रोड तक जाते हैं। गर्मी हो या सर्दी, रिक्शा ड्राइवर अब्दुल अजीज़ के हाथ हैंडल पर जमे रहते हैं। वो हर रोज़ और हर लम्हा सफ़र में रहता है और इस सफ़र में उसकी कहानी तो बस मीटर की सुई और पेट्रोल की कीमतों के गिर्द घूमती है। ये रिक्शे वाला हमारे माशरे का वो खामोश किरदार है जो ख़ुद तकलीफ़ें उठाकर मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है, लेकिन मंजिल पर उतरते हुए मुसाफिर इस बात का ख्याल भी नहीं करते कि उसे उसकी मेहनत का जायज़ मुआवजा अदा किया जाए। कहना सिर्फ यह है कि वो भी हमारी तरह एक आम इंसान है जो अपनी जद्दोजहद और अपनी स्ट्रगल में दिन गुजारता है, लिहाजा हमें उनका ख्याल रखना चाहिए।
कैमरामैन बसीरत मुगल के साथ रेहान अहमद, हम न्यूज़, रावलपिंडी। कभी इस तरह का पर्सपेक्टिव आयशा सोचा नहीं था, लेकिन एक चीज़ है बड़ी डिफरेंट जो रेहान भाई लेके आए। नाउ आई एम स्टार्टिंग टू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दीज पीपल कि जो इतने डिफिकल्ट रोल्स को निभा रहे होते हैं और क्या उनकी उम्मीदें उनकी उस लाइफ से, उस कोशिश से जुड़ी होती हैं। हमें लगता है ट्रैफिक वार्डन्स देख लें आप। ट्रैफिक वार्डन्स देख लें आप। अच्छा, इसी के साथ हमें जब हम थैंकफुलनेस और ग्रेटफुलनेस के बारे में बात करें तो पाक नबी करीम पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना कैसे भूल सकते हैं हम। और नात का जो हमारा सेगमेंट है, आज हमारे पास मोहम्मद नवीद लाहौर से हैं कि जिन्होंने हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, हाई डेफिनेशन में हमें नात व्हाट्सएप की है। आप भी कर सकते हैं और हम वो प्ले करेंगे। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद नवीद ने जो खूबसूरत नात पढ़ी है। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मोहम्मद नवीद लाहौर से। नवीद, वेल डन, बहुत ही खूबसूरत आपकी आवाज़ है। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने और अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप चाहते हैं कि वो इस ट्रांसमिशन के ज़रिए लोगों तक पहुँचे, तो आप भी अपनी नात हमें भेज सकते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, हाई रेजोल्यूशन के अंदर। इसके साथ ही वक्त हो चुका है ख़त्म इस ट्रांसमिशन का। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे और वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा, जितनी तेज़ी के साथ ये रमज़ान मुबारक जो है ना वो गुजरता जा रहा है। आप लोगों के साथ ये 2 घंटे वाकई में पता नहीं चलते कैसे गुजर गए। लेकिन बहुत शुक्रिया हमारे कांस्टेंट व्यूअर होने के लिए और हमें फीडबैक भी देने के लिए हमारे सोशल मीडिया के ऊपर। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।